सुंदरपुर नाम के गांव में नंदिनी नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहा करती थी। नंदिनी के पिता शिवराम में खेती का काम करके अपना गुजारा किया करते थे। नंदिनी छोटी थी तभी उसकी माँ चल बसी थी। तब से शिवराम उसकी अच्छी तरह से देखभाल किया करता था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की शिवराम की इच्छा थी। एक दिन गांव में चोर घुस आए थे। वो लोगों के घरों में जाकर जेवर पैसे आदि लूटा करते थे। एक दिन रात को चोर शिवराम के घर पर आए। वो दबे पांव अंदर आ रहे थे, तभी आवाज आने के कारण नंदिनी की नींद खुल गई और नंदिनी उन्हें सिर्फ देख रही थी। चोर घर का सामान इधर से उधर फेंक रहे थे। उन्होंने पैसे और कुछ जवाहरात जमा किए और वो भागने लगे। तभी नंदिनी ने जोर से चिल्लाई, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। उसकी आवाज सुन शिवराम नींद से उठ जाता है। तभी उसे उसके घर में चोर दिखाई देते हैं। वो जल्दी जल्दी में जोर जोर से पड़ोसियों को आवाज देता है, चोर चोर पकड़ो, हमारे घर में चोर है। शिवराम की आवाज सुन सभी पड़ोसी नींद से उठ जाते हैं। ये सब देख चोर सब सामान लेकर घर के पिछले वाले दरवाजे से भाग जाते हैं। उनका शिवराम पीछा करता है, मगर वो चोर शिवराम को एक पत्थर उठाकर मारते हैं। वो पत्थर शिवराम के सर पर लगने की वजह से शिवराम वही बेहोश पड़ जाता है। ये देख नंदिनी वहाँ चिल्लाते हुए आती है। तभी सभी चोर वहाँ से भाग गए थे। अब पड़ोसी आकर शिवराम को अस्पताल में लेकर चले जाते हैं। शिवराम को सर पर लगने की वजह से गहरी चोट आई थी। शिवराम दवाइयाँ लेकर पुलिस स्टेशन में चोरी की कंप्लेंट करने के लिए जाता है। शिवराम पुलिस से, नमस्ते साहब। नमस्ते, तुम्हारे सर को क्या लगा है? साहब, मेरे घर पर चोरी हुई है। उसी चोरों ने मुझे पत्थर मारकर जख्मी किया है। मेरी कंप्लेंट लिखवा लीजिए साहब। ठीक है, मगर तुमने चोरों का चेहरा देखा है क्या? नहीं साहब, इतनी रात में मैं उनके चेहरे ठीक से नहीं पहचान पाया। ठीक है, जैसे ही हमें पता लगता है हम तुम्हारा सारा सामान ला देंगे। तुम्हारी कंप्लेंट लिखवा दो। ऐसा कहकर पुलिस कंप्लेंट लिखवाकर अपना काम करने चले जाते हैं। शिवराम अपनी कंप्लेंट लिखवाकर घर चला आता है। घर आते ही नंदिनी बहुत रोने लगी और उसके पिताजी से, पिताजी, उन चोरों का कुछ पता चला? उन्हें कब पकड़ने वाले हैं? नंदिनी बेटा, मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट की है। पुलिस वाले अब चोरों को पकड़ने ही वाले होंगे। जब पुलिस वाले उनको पकड़ेंगे तो हमें कॉल कर बताएंगे। ऐसा कहकर शिवराम अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। अब नंदिनी को पता चलता है कि चोर अभी तक पकड़े नहीं गए थे। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर चोरों का कुछ पता ही नहीं चलता। इसीलिए नंदिनी शिवराम से, पिताजी, वो चोर कब पकड़े जाएंगे? मुझे नहीं लगता बेटी कि अब वो चोर पकड़े जाएंगे, क्योंकि अब तक पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ लिया होता और अभी तक पुलिस वालों का कोई फोन भी नहीं आया। इसका मतलब पुलिस वालों ने उन्हें नहीं पकड़ा। पुलिस के हाथों वो चोर लगे ही नहीं, वो भाग गए होंगे बेटी। पिताजी, मैं बड़ी बनकर पुलिस अफसर बनूंगी। हाँ मेरी बच्ची, तुम बड़ी बनकर पुलिस अफसर बनना। हाँ पिताजी, मैं पुलिस बनकर चोरों को पकड़ूंगी और उन्हें सजा दूंगी। मैं तुम्हें पुलिस अफसर जरूर बनाऊंगा मेरी बच्ची। ऐसा कहकर शिवराम अपना काम करने चला जाता है। अब नंदिनी उस दिन से बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। उसकी पढ़ाई की लगन देख उसके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं, मगर घर में चोरी हो जाने के कारण जो कमाया वही खाना पड़ता था। ऐसे ही उन दोनों के दिन बीत रहे थे। कभी कभार उनके खाने के लाले भी पड़ा करते थे, मगर वो दोनों वक्त संभाल लेते थे। अब नंदिनी बड़ी हो गई थी। वो कॉलेज में पढ़ने जाने लगी थी। उसकी पढ़ाई का खर्चा करके शिवराम के पास कुछ भी नहीं बचता था, मगर वो काम करके अपना गुजारा किया करता था। एक दिन शिवराम का रास्ते से जाते जाते एक्सीडेंट हो जाता है। रास्ते के लोग शिवराम को अस्पताल में लेकर चले जाते हैं। तभी पड़ोसी कीर्ति नंदिनी को फोन करके, नंदिनी, मैं कीर्ति बोल रही हूँ। हाँ बोलो कीर्ति, कैसे फोन किया? तुम्हारे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ है नंदिनी, तुम जल्दी घर आ जाओ। क्या? मेरे पिताजी का एक्सीडेंट कब हुआ? अभी हुआ है, उन्हें अस्पताल में लेकर गए हैं, तुम जल्दी आओ। हाँ, मैं अभी निकलती हूँ। ऐसा कहकर नंदिनी फोन रख देती है और जल्दी जल्दी घर आने के लिए निकल जाती है। कुछ घंटों में नंदिनी गांव में पहुंच जाती है और वो जल्दी जल्दी अस्पताल में पहुंच जाती है। अस्पताल में उसके पिताजी को देख नंदिनी रोने लगती है। क्या हुआ है पिताजी आपको? ऐसे कैसे हुआ? आप उठिए ना। ऐसा कहकर नंदिनी बहुत रोने लगती है।
कुछ घंटों बाद शिवराम को होश आ जाता है और नंदिनी को सामने देख शिवराम बहुत खुश हो जाता है। शिवराम के ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने के कारण नंदिनी गांव के जमींदार के यहाँ चली जाती है। नंदिनी जमींदार से, जमींदार जी, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। पिताजी का ऑपरेशन करवाना है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? कितने रुपए चाहिए तुम्हें ऑपरेशन के लिए? मुझे 50,000 रुपए चाहिए जमींदार जी। मैं आपके पैसे थोड़े थोड़े करके चुकते कर दूंगी। मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। मैं आपके पैसे जल्द ही चुका दूंगी। आपने मेरी मदद की, इसीलिए मैं आपकी जिंदगी भर ऋणी रहूंगी। नंदिनी जमींदार के पैसों से उसके पिताजी का ऑपरेशन करवाती है। अब कुछ दिनों में शिवराम ठीक होकर घर आ गया। नंदिनी अब लोगों के यहाँ काम करके पैसे कमाया करती थी। उसको काम करते देख शिवराम नंदिनी से, नंदिनी, तुम यहाँ लोगों के यहाँ काम क्यों कर रही हो? तुम्हें कॉलेज नहीं है क्या आज? पिताजी, मैं सोच रही थी कि आपकी तबीयत ठीक हो जाने के बाद मैं कॉलेज चली जाऊंगी। मगर बिटिया, तुम्हारी पढ़ाई भी तो उतनी ही महत्वपूर्ण है। ये काम तो होता ही रहेगा। पिताजी, मैंने आपके ऑपरेशन के लिए जमींदार से कुछ पैसे कर्ज लिए थे। उन्हें चुकता करने के बाद मैं फिर से पढ़ाई करने चली जाऊंगी। उसकी बातें सुन शिवराम बड़ी सोच में डूब जाता है। तभी शिवराम नंदिनी से, नंदिनी, तुम मेरी वजह से यहाँ मत रुको। मैं वो पैसे चुकते कर दूंगा। और हाँ, तुम्हें पुलिस अफसर ही बनना है। पिताजी, थोड़े दिन बाद मैं पढ़ाई करने जाने ही वाली हूँ और मैं यहाँ रुककर भी पढ़ाई कर ही रही हूँ। ठीक है, तुमने ठान ही लिया है तो ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर शिवराम चुप हो जाता है। अब नंदिनी लोगों के यहाँ काम करके अच्छे रुपए कमाया करती थी। कुछ दिनों बाद शिवराम ठीक हो गया। वो फिर से काम करने लगा था। ये देख नंदिनी बहुत खुश हो गई और दोनों बाप बेटी ने जमींदार का कर्जा सिर्फ 6 महीने में चुकता कर दिया। अब नंदिनी कुछ दिनों बाद फिर से पढ़ाई करने कॉलेज चली जाती है। वहाँ वो पुलिस अफसर बनने की तैयारी भी कर लेती है। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कुछ दिनों बाद नंदिनी के पेपर हो गए। नंदिनी अच्छे गुणों से पास हुई थी और उसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंदिनी प्रथम क्रमांक से पास हुई थी। ये देख शिवराम बहुत खुश हो गया था। कुछ दिनों बाद पुलिस का सिलेक्शन हुआ। उसमें मैदानी परीक्षा में नंदिनी पात्र हुई और उसे पुलिस अफसर की पोस्ट मिल गई। नंदिनी अपने पिताजी से, पिताजी, मैं आज पुलिस अफसर बन गई। मेरा सपना आज सच हो गया। बेटी, तुमने मेरा सपना आज सच कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। ऐसा कहकर शिवराम के आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी बेटी आज पुलिस अफसर जो बनी थी। नंदिनी उस शहर की सबसे होनहार और होशियार पुलिस अफसर थी, जो हर बुरे काम रोका करती थी और गुनहगारों को सजा देती थी। शिवराम भी अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी अपनी आगे की जिंदगी व्यतीत करने लगा था। आज शिवराम की मेहनत रंग लाई थी। उसके कष्टों का फल आज उसे मिला था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। हर बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है। कठिन समय में धैर्य से काम लेना चाहिए और अथक परिश्रम करने चाहिए। एक छोटे गांव में प्रिया, मीरा, राधा नाम की 3 बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थी। प्रिया और मीरा दिखने में बहुत खूबसूरत थी और राधा दिखने में साधारण थी। तीनों के अलग अलग विचार थे। उनमें से एक मीरा, जिसे स्कूल में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैगजीन पढ़ना और बड़े बड़े सपने देखना उसे पसंद था। दूसरी थी प्रिया, जिसे स्कूल जाना बहुत पसंद था, लेकिन सिर्फ अपने दोस्तों से मिलने के लिए। मजाक मस्ती, घूमना फिरना, पार्टी, ये सब उसे बहुत पसंद था। तीसरी थी राधा, जिसे स्कूल जाना, पढ़ाई करना, माँ की सहायता करना, दूसरों की हमेशा मदद करना पसंद था। एक दिन माँ मीरा से, मीरा, यहाँ जरा मेरी मदद करो। नहीं माँ, तुम्हें तो पता है ना, मेरा जन्म छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं हुआ है और अभी तो मैं मैगजीन पढ़ रही हूँ। अरे कभी तो मदद कर दिया करो। आज नहीं तो कल शादी के बाद सबको काम करना ही पड़ता है। क्या शादी के बाद माँ? मैं तो ऐसे इंसान से शादी करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा अमीर हो, जैसे कि मैगजीन में दिखाते हैं। फिर तो मेरे घर में नौकर चाकर होंगे, तो मुझे कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं होगी और मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जी पाऊंगी। फिर भी बेटा, कभी कभी काम किया करो। माँ बस भी करो अभी। माँ, मेरे लिए आप बहुत अमीर लड़का चुनना।
ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े। मीरा वहां से चली जाती है और शादी की बात सुनते ही प्रिया अपनी माँ के पास आकर, माँ, आप मेरे लिए ना बहुत ही हैंडसम, ऊंचा और जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा ऐसा लड़का ढूंढना। हाँ, तुम्हें भी अच्छा लड़का ही ढूंढ लूंगी, लेकिन काम में हाथ मत लगाना। तुम दोनों की दोनों एक जैसे ही हो, न पढ़ाई में अव्वल और न काम में। तुम दोनों को तो सिर्फ मैगजीन, मूवी जाना इतना ही पता है। तभी माँ को गुस्सा आता देखकर प्रिया वहाँ से चली जाती है और राधा वहाँ पहुँचती है। माँ, क्या मैं आपकी कोई मदद कर दूं? अरे नहीं बेटा, तुम बहुत थक चुकी होगी, तुम आराम करो। तुम अपने बहनों जैसी थोड़ी ना हो जो दिन भर मजाक मस्ती, सोना उठना, मन चाहा करना। तू तो हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। अभी अभी तो आई है, थोड़ी देर बात कर लेना। माँ, मैं इतना काम पूरा कर लेती हूँ और फिर आराम कर लूंगी। राधा और माँ अपना काम पूरा कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उनके पिताजी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। अब तीनों बहनें अनाथ हो चुकी थी। वो बहुत परेशानियों से गुजर रही थी। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ी माँ उनके यहाँ आती है और उन सबको उनके मनपसंद लड़कों से मिलवाती है। मीरा और प्रिया को बहुत अच्छा घर मिलता है और राधा को एक बहुत ही गरीब इंसान मिलता है। राधा ये सब देखकर बूढ़ी माँ से, मेरे नसीब में ऐसा क्यों है माँ? राधा, तुम्हें बहुत जल्द ही पता चलेगा कि तुम्हारे नसीब में ये क्यों है। शादी के बाद मीरा का अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, गहने पहनना, बड़े बड़े होटल्स में रहना, ये सब चल रहा था। तो दूसरी ओर प्रिया पार्टीज करना, मूवी जाना, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना, ये तो और जोरों से चल रहा था। तीसरी ओर राधा अपने पति के साथ बहुत मेहनत कर रही थी। 2-3 साल बाद मीरा रोते हुए प्रिया को फोन लगाती है और उसे मदद मांगने लगती है। प्रिया देखो ना, मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन आज हमारे घर पुलिस आई थी। मेरे पति ने बैंक में बहुत बड़ा फ्रॉड किया है और इसीलिए पुलिस ने हमारी सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। दीदी, मैं खुद आपको फोन करने वाली थी। आज तक मुझे भी लगता था हैंडसम पति हो और मूवी देखना, पार्टीज करना मतलब जिंदगी की सारी खुशियां बटोरना है, लेकिन ये सिर्फ शान और शौकत की चीज है। मेरा पति मुझे 1 महीने पहले ही छोड़कर दूसरी लड़की के पास चला गया है। 1 महीने से मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। फोन पर बातें करते वक्त उन्हें अपनी माँ की बातें याद आती है, क्योंकि उनकी माँ उन्हें हमेशा बताती थी कि जिंदगी में कुछ ना कुछ काम करो। अब दोनों बहनें मिलकर राधा के पास जाने का फैसला करती है। दोनों राधा के यहाँ जाती है और देखती है राधा अब बहुत ही बड़े घर में अपने पति और बच्चे के साथ खुशी खुशी रह रही थी। मीरा दीदी, प्रिया दीदी, आप दोनों एक साथ आइए। बहुत अच्छा किया जो आप यहाँ आई। बहुत साल बीत गए, हम सब मिल ही नहीं पाए थे। अब मीरा और प्रिया दोनों ही राधा को अपनी अपनी कहानी बताना शुरू करती है। राधा सब सुन लेती है और राधा अपनी बहनों से, दीदी, जो हुआ सो हुआ। अब आप लोग माँ के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए और अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश कीजिए। मीरा और प्रिया दोनों भी अपनी छोटी बहन राधा के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए तैयार होते हैं और राधा के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ऊपर से सुंदर दिखने वाली हर चीज अच्छी ही होती है ऐसा नहीं होता। इसीलिए मेहनत करना बहुत जरूरी है।